हाँ जी दोस्तों, तो बजट आ गया है तो एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। खैर, मेरा नाम है शिवम सक्सेना। आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मेनिया के इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज इस वीडियो में हम बजट 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और जो भी हाइलाइट्स हैं, की हाइलाइट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम बर्बाद करे हुए आगे चलते हैं सीधा सीधा। तो कल 1 फरवरी को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने डिस्प्ले करा अपना पूरा का पूरा बजट 2025-26 हमारे नए फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो डायरेक्टली पार्लियामेंट में जाने से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिस जाया जाता है, फिर वहां पर अलग अलग ऑफिसर से बात करी जाती है, देन फाइनली यहां से जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भेजा जाता है फाइनली कहां, पार्लियामेंट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन जाएगा। अब पार्लियामेंट जाने से पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उन्हें पहले प्रेसिडेंट के पास जाना होता है, बिकॉज बजट पास करने के लिए या बजट को टेबल करने के लिए भी आपको प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है। तो पहले प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन इज नेसेसरी, तो वो जाएंगे प्रेसिडेंट के पास और वहां पर प्रेसिडेंट जो है दही चीनी खिलाएंगे। आजकल ट्रेंड बन गया है नया, कुछ अच्छा काम करने के लिए कुछ मीठा हो जाए तो दही चीनी खिलाई जाती है। उसके बाद फाइनली मैडम पहुंचेंगी पार्लियामेंट और वहां पर अपना बजट की स्पीच स्टार्ट करेंगी और अपना फाइनल जो है डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं बजट को लेके। तो सबसे पहले अगर बात करें आर्टिकल नंबर 266 की, तो इसमें साफ साफ बोल रखा है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। अब फाइनेंशियल ये पूरे हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी ये बजट नाम यूज ही नहीं कर रखा है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या यूज किया हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल नंबर 112 जो है वो बोलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 112 से लेकर 117 तक आपके सारे के सारे फाइनेंशियल मैटर से ही आपके डील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल नंबर 114 सब क्लॉज 3 उसके अंदर बात करी गई है अप्रोप्रिएशन बिल की, कि जब ये बजट पास हो जाएगा उसके बाद आपको पावर आ गई। अब उस पैसे को निकालना भी तो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसके लिए आपको एप्रोप्रिएशन बिल पास करना जरूरी है, तभी बेसिकली अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट आपका पैसा जो है वो ग्रांट जो है अपनी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो बजट प्रिपरेशन प्रोसेस होता है, ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके पीछे कौन करता है ये सब, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट आता है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसी के अंदर एक डिवीजन होती है बजट डिवीजन, जो आपका बजट प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये उसकी पूरी हायरार्की है। अगर आज तक की अपनी पूरी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री की बात करी जाए, मॉडर्न इंडिया की, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो उसके बाद से अभी तक जितने भी सबसे ज्यादा जो बजट जो पेश किए गए हैं वो मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा किए गए थे 10 के आसपास। ऑल्दो ये भी टूटे थे, एक बारी में सारे बजट नहीं आते थे, कुछ कुछ एक साल पे फिर दो पास कर दिए, क्योंकि उस टाइम पर जो आपकी गवर्नमेंट होती थी बहुत डिस्टेबलाइज रहती थी, तो इस चक्कर में इतने सारे बजट आ गए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे ज्यादा जो बजट पास किए हैं वो पी चिदम्बरम ने की है, पी चिदम्बरम जी ने, और निर्मला सीतारमन जो है ये आपकी अब फर्स्ट वुमेन हो जाएंगी जिन्होंने 8 पास कर दिए हैं। ठीक है, 8 आपके जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट जो है पास करे हैं। अब जो अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच हुई थी वो हुई थी 1991 में, जब एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उस टाइम पर लॉन्गेस्ट आपकी स्पीच हुई थी आपके मनमोहन सिंह ने दी थी। उसमें अगर वर्ड्स के हिसाब से देखें तो लगभग 18,650 वर्ड्स थे 1991 के अंदर। और यहीं पर अगर इस साल की बात करें तो इस बार जो लॉन्गेस्ट स्पीच है ये टाइम के बेसिस पर दी गई है कि लगभग आपकी 2.25 घंटे तक आपकी पूरी की पूरी जो है स्पीच चली है, बजट की स्पीच। अब जब भी बजट अनाउंसमेंट होता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत सारे मेजर्स लेती है, बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स लेती है कि जो भी पर्सनल है, जो भी ऑफिसर्स हैं जो इस पूरे बजट प्रिपरेशन के अंदर लगे हुए हैं, उनके ऊपर प्रॉपर निगरानी रखी जाए, कोई मीडिया डिस्पोजिशन ना हो जाए यहां पर, ये सब नहीं होना चाहिए। अब जितने भी आपके बजट प्रिपरेशन के अंदर जितने भी ऑफिशियल्स इंक्लूड होते हैं उन सबकी स्क्रूटनी की जाती है, बकायदा आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से और दिल्ली पुलिस की मदद ली जाती है। यहीं पर एक इंटेलिजेंस टीम होती है जिनको हेड करते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो डे टू डे एक्टिविटी पर नजर रखते हैं कि जो यहां के ऑफिशियल्स हैं वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हर चीज पर एकदम ध्यान रखा जाता है। बहुत ही सीक्रेट प्रोसेस होता है। अब जो हमारा जो बजट अनाउंस किया गया है ये उसकी एक क्या नाम है, कंटेंट्स वाली जो हमारी इंडेक्स वाला फॉर्म होता है वो है। हम इस पे ना जाते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही बजट स्पीच स्टार्ट हुई तो ऑलरेडी हमारा देश इतने टाइम से डेवलपमेंट में है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आता है और काफी डेवलपमेंट अच्छे से कर भी रहा है। उसी में आगे बढ़ते हुए सरकार ने कहा कि हमें इन 6 चीजों पर और ज्यादा ध्यान देना है, जैसे एक्सेलरेट ग्रोथ, हमें ग्रोथ बढ़ानी है, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जितने भी सेक्शंस है सोसाइटी के सारे अलग अलग, उन सबको साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि एक ही सोसाइटी या एक ही सेक्शन का ज्यादा डेवलप हो रहा है, बाकियों का हो नहीं पा रहा है या कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं, आपका इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। इसके अलावा इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, एक तो वर्ड्स इतने बढ़िया, देखो नया वो आ गया तुम्हारा, क्या नाम है वो, कैप का वर्ड। इनवोग्रेट का मतलब होता है टू अपीज, जो भी आपके जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा बेसिकली इन्वेस्ट कर सकें, तो ऐसी हमें पॉलिसीज लानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अपहोल्ड हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, जितने भी हमारे मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है, स्पेंडिंग पावर बढ़नी चाहिए इंडिया के मिडिल क्लास की। और ऑब्वियसली इस बजट के अंदर मिडिल क्लास को ज्यादा ध्यान में रखा गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया मिडिल क्लास को, जो काफी टाइम से डिमांड चल भी रही थी। अब स्पीच को आगे कंटिन्यू करते हुए उन्होंने बोला कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने काफी अच्छे से हमारे देश का डेवलपमेंट, हमारी लीडरशिप दिखाई है, क्वालिटी पूरी, और बढ़िया जीडीपी ग्रोथ वगैरह हमने पूरा मेंटेन करा है, वो हम डे टू डे न्यूज के अंदर देखते ही हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां ये याद रखना है कि एक तो जो इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बात करी है विकसित भारत की, विकसित भारत की, भारत अगर ये बोला है विकसित भारत तो कैसा होना चाहिए। अगर आप भारत को देख रहे हो आगे फ्यूचर के अंदर, तो आपका भारत कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली विकसित होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या क्या होगा, जीरो पॉवर्टी, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट इतने तो हो कि 2 वक्त की रोटी 3 वक्त की रोटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक बढ़िया मेंटेन कर सके, तो जीरो पॉवर्टी। 100% क्वालिटी ऑफ गुड एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट की बात करी गई है कि हम 100% बच्चों को बेसिकली पढ़ाएं, यहां पर गोल है हमारा। एक्सेस टू हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, हमारे यहां का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उस पर भी काफी ध्यान दिया गया है। 100% स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, आपको स्किल डेवलप करनी है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, हम देखते हैं अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, तो इन्हीं स्किल लेवल की हमें एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना है। 70% ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब जैसे मेंस तो काम कर ही रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वुमेन वर्कफोर्स भी तो है, वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को हमें बढ़ाना है, वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है लेबर वर्कफोर्स के अंदर उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए टारगेट रखा गया कि एटलीस्ट 70% हम ग्रोथ करेंगे। इसके अलावा फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, हमें फार्मर्स का जब तक डेवलप नहीं हो पाएगा तो ब्रेड बास्केट कैसे बन पाएगा। हम तो दुनिया की बात करें, पहले इंडिया वाली पूरी होगी, फिर दुनिया की पूरी करेंगे, तो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड की बात करी गई है, तो फार्मर्स के लिए ज्यादा इसमें प्रोविजंस और ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे। अब ये बोला गया है, इन्होंने बात करी है एक आपके प्ले राइटर की, एक तेलुगु पोइट हुआ करते थे गुरजाद अप्पा राव, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक लाइन यूज करी है, देशमंते मट्टी कड़ोई देशमंते मनुसुलोही। इसका मतलब होता है अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल, जो उसके अंदर रह रहे हैं। तो वही हम विकसित भारत देखते हैं, जब लोग डेवलप होंगे तो आपका भारत भी डेवलप होगा, तो ये पॉइंट्स लिए गए हैं। अब यहां से एक जैसे स्टैटिक में अगर कनेक्ट करना चाहें तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो आपके गुरजाद अप्पा राव हैं ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये तेलुगु पोइट हुआ करते थे, ठीक है, थिएटर में लिखा करते थे, इसके अलावा बहुत अच्छे राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है जिसको बोलते हैं कन्या शुल्कम, 1892 के अंदर आया था, इनको बेस्ट प्ले माना जाता है तेलुगु आपका लैंग्वेज के अंदर। तो ये आपका एक कुछ स्टैटिक पार्ट भी जुड़ सकता है बजट के साथ। अब विकसित भारत की जो पूरी की पूरी इनकी स्पीच रही, इसके अंदर 4 वर्ड्स पे ज्यादा मेंशन किया गया है, जैसे गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी, कि पॉवर्टी को हटाना है तो गरीबी को हटाना है, यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट करना है, अन्नदाता हमारे फार्मर्स के लिए काम करना है, एंड वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। तो इन 4 वर्ड्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसी के अंदर अब अलग अलग आपके 10 हमने डोमेन्स में डिवाइड करा है पूरे बजट को, कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करके रूरल प्रॉस्पेरिटी लेके आनी है, इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, हमें सारे सेक्शंस को साथ में लेके चलना है। अपार्ट फ्रॉम दैट बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड फर्दर मेक इन इंडिया। अब ये जो मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम आया था, ये आया था इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, तो उसी के अंदर हमें बूस्ट और ज्यादा फर्दर रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इस बिल के अंदर एमएसएमईज को लेके बहुत बात करी गई है और इनकी डेफिनेशन में भी चेंज किया गया है। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो भी छोटे छोटे बिजनेस हाउसेज होते हैं उनके लिए सपोर्ट है ये। इसके अलावा इनेबलिंग एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट, ऐसी हमें डेवलपमेंट करनी है जिसमें एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़े लोगों का। इन्वेस्टिंग इन पीपल, लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, नए नए आइडियाज को ग्रोथ को डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिंग एनर्जी सप्लाई, हम एटॉमिक एनर्जी पावर सेक्टर में ध्यान देंगे।
प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, जो भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करना है, क्योंकि तभी बेसिकली मजा आएगा, तभी तो जीडीपी ज्यादा आपका बढ़ेगा। जितने ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे उतना ही ज्यादा जीडीपी देश का अच्छा होता है। एंड नर्चरिंग इनोवेशन, नए नए आइडियाज को हम प्रोत्साहन देंगे। अब अगर केवल एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इसमें बात करी गई है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स, HYV सीड्स जो होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी के, जो ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं आपकी। जैसे याद होगा 1960 के अंदर आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था बाय MS स्वामीनाथन। तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन तो नाम बाद में पड़ा है, वो पहले से एक प्रोग्राम चलता था HYV प्रोग्राम, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोग्राम। तो ऐसी ही बात करी गई है कि हम इस तरीके के सीड्स के अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट करेंगे, उसके जीन्स के अंदर चेंज करेंगे कि हाई यील्ड, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, प्लस पेस्ट रेजिस्टेंस हो, वो उसके ऊपर ज्यादा कीड़े वीड़े ना लगे। तो उसके लिए हाई यील्ड वैरायटी सीड प्रोग्राम के बारे में बात करी गई है। इसके अलावा दूसरा है एनहेंस क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे किसानों को आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो शॉर्ट टर्म लोन ले सके। तो यहां याद रखना लगभग 1.7 करोड़ को फायदा होने वाला है इस किसान क्रेडिट कार्ड से। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म लोन है और इसमें जो लोन अमाउंट है वो भी बढ़ाया गया है 5 लाख का। पहले कम हुआ करता था, इस बार बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है, ताकि किसान लोग ज्यादा से ज्यादा अपना लोन लेके और प्रोडक्शन में अपनी मैकेनाइजेशन कर सकते हैं, इरिगेशन प्रोसेस में यूज करते हैं, तो इनको आराम से लोन मिल जाए। बट दीज आर शॉर्ट टर्म लोन्स। इसके अलावा बात करी गई है मखाना बोर्ड बनाना है एक बिहार के अंदर। मखाना जो है पता है प्रोटीन रिच आपका फूड होता है, बहुत अच्छा लगता है, पूरे इंडिया में खाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मखाना जो है ये बिहार के अंदर बहुत खाया जाता है, बिहार के अंदर इसको सुपर फूड भी बोलते हैं। तो यहां पर एक बोर्ड भी बनाया जाएगा, मखाना बोर्ड इन बिहार। साथ ही साथ एक और चीज यहां पे बनाई जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बिहार के अंदर एक आपका NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाने की भी बात की जा रही है, दैट इट शुड बी सेटअप इन बिहार। इसके अलावा एक नई योजना लाई जा रही है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसके अंदर ऐसी 100 डिस्ट्रिक्ट्स को पकड़ा जाएगा जिसमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी लो प्रोडक्टिव है तो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो इसके तहत लगभग आपके 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा पहुंचेगा। इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके अलावा कॉटन में ग्रोथ, इस कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी एक 5 साल का नया मिशन लाया जा रहा है, जिसमें नए तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ कॉटन फार्मिंग को प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, उसके लिए काम किया जा रहा है, जिससे अल्टीमेटली फार्मर्स को ही फायदा होगा। इनको प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट विद न्यू साइंटिफिक इनोवेशन पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। अब दाल जो है, दाल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन का हमारा माध्यम होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात इसमें यह है कि इंडिया के अंदर सबसे ग्लोबली जो अगर बात करें, हम ग्लोबली अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो आपका दालें हैं वो इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस की जाती हैं। सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया का। बट यहां पर एक फैक्ट ये है कि हम उससे ज्यादा दालें खाते हैं। हमारा जो कंजम्पशन है, ग्लोबल कंजम्पशन है, वो 27% के आसपास है, ठीक है। तो इस वजह से हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। तो इस बार आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के अंदर बात करिए, एक नया 6 साल का एक मिशन लाया जा रहा है, जिसपे स्पेशल फोकस किया जाएगा अलग अलग दालों के ऊपर, पल्सेस के ऊपर। जैसे प्राइमरी फोकस बोले तो तुर के ऊपर, उड़द के ऊपर, मसूर के ऊपर, इनके डेवलपमेंट के ऊपर, कमर्शियल अवेलेबिलिटी रहे इन सब की, प्रॉपर क्लाइमेट में डेवलप हो सके, उस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स का यूज किया जाएगा, एनहेंस प्रोटीन कंटेंट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इसके बाद जब आपका हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो पोस्ट हार्वेस्ट उसके स्टोरेज के लिए भी देखना पड़ेगा ना मामला। तो प्रॉपर स्टोरेज मैनेजमेंट किया जाएगा इसका, कि प्रॉपर टेम्परेचर के अंदर वो है, ज्यादा समय तक उनको रख सके। और एश्योरिंग रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर द फार्मर्स, की इनकी सही दाम भी मिले फार्मर्स को, तो इस चीज पर ध्यान दिया जाएगा। यही आपका आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, रूरल इकोनॉमी में डेवलपमेंट करने के लिए, रूरल इकोनॉमी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जैसे हम अर्बन एरियाज में तो, शहरों में तो यूज करते रहते हैं, पेटीएम यूज कर लिया, QR कोड यूज कर लिया, ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर ली, बहुत तरीके हैं। बट ये चीज अभी गांव के अंदर इतना ज्यादा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो उसके लिए बोला गया है कि इंडिया पोस्ट को हम यूज कर सकते हैं। इट कैन बी प्ले एज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज जो बेसिकली रेट को बढ़ा दे, स्पीड को बढ़ा दे। तो इंडियन पोस्ट को यूज किया जा सकता है एज द कैटलिस्ट रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। जैसे इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज, जो भी आपके ऑनलाइन अकाउंट सर्विसेज होती हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, डायरेक्ट
बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, कैश आउट इतना ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह हमें पॉइंट ऑफ स्केल वाले पर्सन रखने पड़ते हैं जो घर पे जाते हैं मशीन लेके, और 2-2,500 मतलब जो नहीं आ सकता पैसे निकालने के लिए, तो वो पॉइंट ऑफ स्केल की मशीन लेके चले जाते हैं, तो वहां से वो एटीएम से अपना पैसे निकाल के दे सकते हैं। इसके अलावा ईएमआई पिकअप, ठीक है, ईएमआई वगैरह पे बढ़िया काम किया जाए, इक्वल क्या नाम है, ताकि लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए, जो गांव के अंदर जो भी क्रेडिट आ रहा है, जो भी सरकार जो भी लोग लोन ले रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा बर्डन ना आ सके। क्रेडिट सर्विसेज टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, जितनी भी आपकी माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, जो जैसे गांव के अंदर आपके बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, तो उनको भी इंटीग्रेट किया जा सके इसी टेक्नोलॉजी के साथ। इसके अलावा इंश्योरेंस में डेवलपमेंट करने की बात करिए कि फूड क्रॉप्स इंश्योरेंस हो गए, आपके क्रॉप्स के इंश्योरेंस हो गए, आपके मशीन्स के इंश्योरेंस हो गए, उनको उनमें डेवलपमेंट आ सके। एंड असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज मतलब कि किसानों को भी थोड़ा असिस्टेंस दिया जाए, क्योंकि अब एप्लीकेशन कैसे यूज करनी है इतनी आसानी से नहीं पता चल पाता, तो उनको असिस्ट किया जाए। तो ये इंडिया पोस्ट को हम यूज कर सकते हैं रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा सेकंड जो सबसे मोटा ध्यान दिया गया वो दिया गया एमएसएमई सेक्टर को लेके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड स्कीम निकाली गई है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, जिसमें क्या बोला गया, जिसकी लिमिट है 5 लाख तक की, ठीक है। जो भी छोटी छोटी आपकी माइक्रो एंटरप्राइजेस होती हैं, जो ज्यादा बड़े बिजनेस नहीं करती, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक का जो बिजनेस करती हैं, ठीक है, तो इनको 5 लाख तक की क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। और इस साल पहले साल ऐसे 10 लाख क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, 10 लाख क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब वो शार्क टैंक वाले लोग, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पहली बार कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी 5 लाख का ये बात करते हैं कि हम 5 लाख तक का उनको लोन दे सकते हैं। इसमें वुमेन्स को इंक्लूड किया गया है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को भी इंक्लूड किया गया है, और ये अगले 5 साल में 2 करोड़ रुपए देने की बात कर रही है ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो लोग भी अपने बिजनेस स्टैब्लिश कर सके। इसके अलावा उनकी ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग कराई जाएगी कि भाई ऑनलाइन आप किस तरीके से मतलब अलग अलग जो आपके बिजनेस हेड्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो सिखाते हैं बिजनेस के बारे में, तो उनसे भी असिस्टेड प्रोग्राम भी चलते रहेंगे साथ में। तो ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब इसके अलावा ये जो एमएसएमई सेक्टर होता है, तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग चल रही है किसी ना किसी चीज की, तो वहां पर लेबर काम करती होगी, तो लेबर्स का भी तो डेवलपमेंट करना है, उनके लिए भी अलग अलग मेजर्स लिए गए हैं। तो ऐसे ही 3 चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है, जैसे फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री पे, कि सरकार जो है वो फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री पे ध्यान देगी, और इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, जिसमें लगभग 22 लाख लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा यहां से। और टर्नओवर जो माना गया है एक्सपोर्ट का और अपना इंटरनल यूज के बाद लगभग 1.1 लाख करोड़ हो सकता है टर्नओवर, ठीक है। इसके अलावा मेजर्स फॉर टॉय सेक्टर, कि इंडिया के अंदर भी अब खिलौने हम बनाए और अच्छे बनाए, इनोवेटिव तरीके से बनाए, जिससे क्लाइमेट को भी ज्यादा नुकसान ना हो। आज के टाइम पर तो भैया वो चाइना पूरा का पूरा मार्केट पकड़ के बैठा हुआ है ना अपना, चाइना ने पूरी मार्केट खरीद रखी है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर अब टॉय इंडस्ट्री डेवलप हो, जिससे मेड इन इंडिया ब्रांड निकले, ठीक है। मेड इन इंडिया अल्टीमेटली आपका मैन्युफैक्चर डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी डेवलपमेंट होगा। और तीसरी बात करी गई है आपकी फूड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो बिहार के अंदर वही बात करिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मखाने के लिए वहां एक बोर्ड बनाने की बात करिए, वो हमने अभी पिछले स्लाइड के अंदर देखा। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग मिशन टू मैंडेट फॉर फोकस ऑन। अब जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, तो उनको किस किस चीजों पे ध्यान देना है और कैसे उनके लिए ईज हो सके, वो बिजनेस आसानी से कर सके, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनका लॉजिस्टिकल इशू में ज्यादा ना आए, तो उनको लेके भी सरकार जो है काम करेगी। जैसे ईज ऑफ कॉस्ट एंड डूइंग बिजनेस हो सकता है। इसके अलावा फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स इन डिमांड जॉब्स, अगर सडनली कोई डिमांड क्रिएट होती है तो आपके पास एटलीस्ट स्किल्ड वर्कर्स हो वो काम करने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके पास टेक्नोलॉजी पूरी हो पूरा डेटा मेंटेन करने के लिए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकालो, इसलिए उतनी अच्छे से असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। प्लस मैन्युफैक्चरिंग जो भी करोगे आप, वो क्लाइमेट फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, तभी आप डेवलप कर पाओगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी को बोलते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपका फिर जो यूनाइटेड नेशन के जो एसडीजी गोल्स हैं, आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हो, उनके प्रोविजन में साथ में रहकर काम कर सकते हो। अब सवाल है कि एमएसएमई है क्या, इसमें क्या चेंज किया गया। देखो 3 तरीके के आपके बिजनेस ग्रुप हो सकते हैं जो छोटे होते हैं, जैसे कुछ होते हैं माइक्रो एंटरप्राइज, कुछ होते हैं स्मॉलर एंटरप्राइज और कुछ होते हैं मीडियम एंटरप्राइज। अभी तक क्या चलता था कि माइक्रो एंटरप्राइज हम उसको बोलते हैं, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, कि मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा तो मेरे को बोल दिया माइक्रो एंटरप्राइज। अगर मैंने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और कोई बिजनेस स्टैब्लिश किया तो उसको बोलते हैं स्मॉल। और अगर मेरे पास 50 करोड़ है और मैंने 50 करोड़ इन्वेस्ट किया तो उसको बोलते हैं मीडियम। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो अभी तक तो ये चलता था,
लेकिन इस बार सरकार ने क्या बोला, इनकी डेफिनेशन चेंज करी है कि अगर कोई बंदा आप 2.5 करोड़ रुपए अगर लगाता है किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसे माइक्रो बोलेंगे। ऐसे ही अगर कोई 25 करोड़ तक जो लगाता है तो उसे स्मॉल बोलेंगे, और 125 करोड़ तक लगाता है तो मीडियम बोलेंगे। तो इनकी डेफिनेशन रिवाइज कर दी गई है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर प्लस टर्नओवर के बेसिस पर भी। अब ऑब्वियसली टर्नओवर तो ज्यादा ही होगा ना, तो यह बोला गया कि जो अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका टर्नओवर अभी तक 5 करोड़ के अंदर अंदर रहता था तो उसे माइक्रो बोलते थे, लेकिन अब अगर 10 करोड़ होगा तो उसे माइक्रो बोलेंगे। इन द सेम वे स्मॉल एंटरप्राइज, अगर अभी तक टर्नओवर 50 करोड़ था तो उसको बोलते थे स्मॉल, लेकिन अब अगर 100 करोड़ का टर्नओवर के अंदर आ रहे हैं तो उसको बोला जाएगा स्मॉल। अगर मीडियम की बात करें तो 250 से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया। तो ये डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। इससे होता क्या है, बहुत सारे जो एमएसएमई को लेकर जितनी भी हमारी पॉलिसीज और स्कीम्स आती है ना, अब उनको भी बेनिफिट्स मिल सकता है। जो इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं उनको अलग अलग बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अच्छा, अगर इससे ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हो, 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, तो फिर आप लार्ज वाले में आ जाते हो। ठीक है, आप लार्ज एंटरप्राइजेस के अंदर आ जाते हो, तो उनके लिए उतनी ज्यादा स्कीम्स नहीं होती। लेकिन अब यहां पर अगर ये वैल्यू 125 करोड़ हो गई तो यहां पर अब ये लोग भी क्या कर पाएंगे, इस स्कीम्स का बेनिफिट्स का फायदा उठा पाएंगे। तो एमएसएमई की यही डेफिनेशन अभी चेंज हुई है। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर देखें तो 1 से 2.5, 10 से 25 और 50 से 125। अब लोगों के अंदर क्या क्या इन्वेस्टमेंट करी गई है कि लोगों का भला हो सके, ताकि जिससे इकोनॉमी बढ़े और अल्टीमेटली नए नए आइडियाज आए, इनोवेशन आए। तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 योजना जो है काफी पहले से चलती आ रही है, इसी के टारगेट्स को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जैसे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन खत्म हुआ तो हमने सबकी इंडिया के अंदर भूखमरी तो खत्म कर दी, लेकिन अब बात है न्यूट्रिशन भी तो आना चाहिए ना, बच्चों के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचने चाहिए। तो उसी के लिए आपका मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुई थी। जो 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे होते हैं उनको सरकारी स्कूलों के अंदर खाना खिलाया जाता था ताकि न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके। इसी का 2021 में नामकरण चेंज करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया। तो उसी में टारगेट्स बढ़ाए गए हैं ताकि लोगों के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके। और जो आपकी आंगनवाड़ी जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये एक एनजीओ है, तो ये बेसिकली बहुत काम करता है ऐसे लोगों के डेवलपमेंट के लिए, तो उनके लिए भी है ये स्कीम। ठीक है, तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज की कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही है, प्लस नंबर ऑफ आईआईटीज बढ़ाने की भी बात की जा रही है। ठीक है, तो उसमें कुछ इन्होंने बजट में अनाउंस किया है। इसके अलावा डे केयर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हॉस्पिटल तो आपको मिलेगा ही, तो वहां पर एटलीस्ट आप क्या करो, डे केयर सेंटर्स खोलो। किस चीज के ट्रीटमेंट के लिए? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए डे केयर वाला, जिसमें आप कीमोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी होती है। अगर कोई नहीं आ पा रहा, कोई एजिड पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, तो होम केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए प्रॉपर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक्सपीरियंस नर्स होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करना है, पेन फिजिशियंस जो दर्द के लिए दवाइयां देते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सारी दवाइयां सूट भी नहीं करती, तो प्रॉपर उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, ताकि साथ साथ लोग पढ़ भी सकें, और साइको ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर ट्रीटमेंट के लोग होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कैंसर के ऊपर स्पेशल बात करिए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर डे केयर सेंटर्स होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक नई स्कीम लॉन्च करी गई है जिसको बोलते हैं भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। असल में तो पहले से ही चलती आ रही है ये, जिसके अंदर जितने भी हमारे इंडियन नॉलेज की जितनी भी किताबें हैं उनका डिजिटाइज वर्जन डाला जाता है इसके अंदर। इसमें एक नया एड ऑन ये किया गया है कि जितने भी हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जो एंशिएंट टाइम के, मेडिवल टाइम के जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनका डिजिटाइज वर्जन भी यहां पर डाला जाए ताकि नॉलेज को फैलाया जा सके लोगों के अंदर भी, और जो आपके बाहर वाले लोग पढ़ते हैं, अब जो इंडिया के बाहर जो होते हैं ओरिएंटलिस्ट वगैरह, ये लोग पढ़ते हैं इंडिया के बारे में। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे, बहुत सारे स्कूल्स आज ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे, तो क्या 50% में बोल सकता हूं आराम से, जिसमें इंटरनेट अभी तक नहीं आया है। तो एक इसी के अंदर बात करी गई है भारत नेट प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर क्या बोला कि जो भी गांव के अंदर जितने भी आपके स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, और जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर ब्रॉडबैंड प्रोवाइड किया जाए, उनको भी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये अच्छा, इस अपार्ट फ्रॉम दैट 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स खोलने की बात कर जा रही है थ्रू आउट इंडिया। अलग अलग सरकारी स्कूलों के अंदर लैब डेवलप किए जा रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर नए आइडियाज की बात आए। ठीक है, इनोवेशन हो बच्चों के अंदर, तो उसके लिए अटल टिंकरिंग लैब 50,000 लैब्स की बात की गई है।
इसके अलावा सेंटर एक नया बनाया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को लेके एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की जा रही है, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब आज के टाइम पर एआई वाकई में हर चीज में एआई यूज हो रहा है, चाहे आप ऑर्डर को लेके देख लो, चाहे आप अमेजॉन कुछ भी आप ले लो ऑनलाइन, एआई इज अ मस्ट। आप चाहे एडिटिंग ले लो, वीडियो एडिटिंग ले लो, आपको कोई कंटेंट बनाना है उसके ले लो, आपको टाइम टेबल बनाना है उसके ले लो, आपको कहीं के बारे में कुछ जानना है उसके लिए, तो एआई इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ऑब्वियसली हमें भी तो उस फील्ड में क्या नाम है डेवलपमेंट करना है, तो इसी के लिए सरकार बोल रही है कि एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एजुकेशन और प्रॉपर उसकी क्या नाम है असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके अलावा पावर सेक्टर रिफॉर्म्स मतलब जो भी आपकी न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट्स वगैरह हैं उनमें डेवलपमेंट की बात करी गई है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह बोली गई है कि स्टेट्स जो होती है ना, स्टेट्स जो है अपने राज्य के अंदर पावर डेवलपमेंट के लिए सरकार से लोन मांग सकती हैं। ठीक है, तो उस स्टेट का जितना भी जीडीपी होता है ना उसका 0.5%, तो ये फिगर याद रखनी है कि एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से बेसिकली 0.5% ऑफ द जीडीपी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट बोरो कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी में डेवलपमेंट के लिए बात करी गई है, क्योंकि और हमने तो गोल भी सेट कर रखा अपना 2047 के लिए, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की बात करी गई है आपके नए मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाने के लिए, मॉड्यूलर रिएक्टर्स डेवलपमेंट के लिए। अब और जो आपकी एटॉमिक एनर्जी है इसका हम बहुत लेवल पे अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो इंडिया का उसमें क्या होगा, पावर सेक्टर में डेवलपमेंट होगी। साथ ही साथ स्टेट्स को भी थोड़ी 0.5% की छूट दे दी है, तो यहां से स्टेट्स भी अपने पावर के जो इनपुट्स हैं उनको पूरा फुलफिल कर सकती है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है पावर को लेकर। नेक्स्ट इज सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब स्टेट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बिल्कुल करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम स्टेट्स को, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके लिए बजट लाए हैं कितना, 1.5 लाख करोड़ का, जो अगले 50 सालों के लिए हम इंटरेस्ट फ्री लोन्स के रूप में देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को अगले 50 सालों के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन्स पे देगी। तो सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कम होगा तो कहीं ना कहीं तो उन्हें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे क्या होता है, एक इंडिया के अंदर प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान मतलब कि इंडिया के अंदर बहुत सारे एसेट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एसेट्स हैं जिनको उन्होंने अपने पास बचा के रखा हुआ है ताकि आगे काम आए। तो ऐसे ही क्या करेंगे, इनमें से कुछ एसेट्स को लीज पर दे देंगे, ठीक है, या कुछ ही को कुछ एसेट्स को रेंट आउट कर देंगे, तो वहां से पैसा आएगा इंडियन गवर्नमेंट के पास। हाँ, तो सरकार ने बोला है कि ऐसे करके हम कम से कम अपने एसेट मैनेजमेंट से 10 लाख करोड़ रुपए निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 लाख करोड़ रुपए तक हमारा हो सकता है इस बार। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेट्स के जो आपके अर्बन एरियाज होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक नया फंड बनाया जाएगा, अर्बन चैलेंज फंड, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपया डाला जाएगा। किस लिए, ताकि जो अर्बन एरियाज हैं, शहर वाले एरिया हैं, वहां पर प्रॉपर सैनिटेशन हो, प्रॉपर वहां पर डेवलपमेंट हो सके। तो उसी के लिए क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज नाम से एक प्रोजेक्ट चलेगा, जिसमें वाटर की पूर्ति और सैनिटेशन प्रॉपर ढंग से रहे, तो उसके लिए पैसा अनाउंस किया गया है स्टेट्स के लिए। एक आपकी नई पुरानी स्कीम है खैर, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, अफोर्डेबल तरीके से आप बेसिकली आप भी हवाई यात्रा कर सको। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए क्या किया गया है, 120 नए डेस्टिनेशन चूज की गई हैं, जिसमें नए एयरपोर्ट्स खोले जाएंगे और इससे लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, लगभग 4 करोड़ पैसेंजर्स को फायदा होगा आसानी से जाने के लिए। अगले 10 साल के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया गया है कि हम नए 120 शहरों को कनेक्ट करेंगे और वहां से लगभग 4 करोड़ लोगों को फायदा होगा। तो उड़ान स्कीम के तहत ही आ गया ये भी। इसके अलावा एक और स्कीम आपकी चल रही है, जैसे स्वामी स्कीम चल रही है, उसी में एक नया फंड बनाया गया। स्वामी मतलब स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। तो इनके लिए अलग अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो उसी के लिए एक नया फंड भी बनाया गया है, जिसमें लगभग आपके 15,000 करोड़ रुपए आएंगे और यहां से बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा। मैरीटाइम डेवलपमेंट की बात करें आपका, तो 25,000 करोड़ की बात करी गई है कि मैरीटाइम इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमें 25,000 तक का चाहिए। इसके अलावा जल जीवन की बात करें, जल जीवन मिशन चल रहा है हमारा ऑलरेडी कि हर घर के अंदर साफ पानी की हम पाइपलाइन डालेंगे, ठीक है, तो सबका ड्रिंकेबल वाटर है। तो उसी जल जीवन मिशन को बढ़ा के अब टारगेट बढ़ा दिया है उसका 2028 तक हम 100% अचीव करने की कोशिश करेंगे कि हर घर के अंदर आपका साफ पानी पहुंच सके, ड्रिंकेबल वाटर।
इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए भी सरकार ने बहुत बात करी है, जैसे टॉप 50 आपके डेस्टिनेशन उठाए जाएंगे अलग अलग स्टेट्स के अंदर और उनको डेवलप किया जाएगा। वहां पर जो लोग रहते हैं उनको अलग अलग तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। प्लस अब बाहर से बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं तो उनके लिए ई वीजा स्कीम्स की फैसिलिटीज लाई जाएगी ताकि पता चल सके आसानी से कि बंदे को कहां जाना है, कौन कौन सी डेस्टिनेशंस पर जाना है। जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनको भी अलग अलग स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी कि कैसे वो यहां से खुद भी लोकल अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। प्लस साथ में ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं इनका भी हो जाएगा काम, तो यहां से पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ेगा। अब जो भी स्टेट्स इन सब में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी तो उन्हें इंसेंटिव भी दिया जाएगा, जहां जहां अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये साइट चूज करी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात करी गई है मुद्रा लोन्स, जैसे पहले से चलते आ रही है मुद्रा लोन्स, छोटे छोटे लोन्स देते हैं ये, तो अब इन्होंने बोला है कि मुद्रा लोन्स जो है वो होम स्टे को भी दिए जाएंगे। आजकल ये होम स्टेज का, हॉस्टल का बहुत जो है ट्रेंड में चल रहा है मामला। तो होम स्टेज के लिए जैसे क्या होता है ना, एक फैमिली रह रही है पहाड़ों के अंदर, वो अपने घर के अंदर एक कमरा अलग से निकाल देगी और जो भी टूरिस्ट आ रहा है वो वहां के रुक सकता है, तो उसको घर का खाना मिल जाएगा, प्रॉपर वही घर वाला पूरा सराउंडिंग मिल जाएगी। तो होम उससे क्या होता है, उससे एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा घर वाले भी जनरेट कर लेते हैं, तो इन्हीं को होम स्टेज का नाम दिया गया। तो ऐसे होम स्टेज को और ज्यादा डेवलप करने के लिए मुद्रा लोन्स भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा, मुद्रा स्कीम लोन्स, ठीक है। इसके अलावा ईज ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक और बात करी गई है, जैसे मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं और ये काफी टाइम से देखा भी जा रहा है कि बुद्धिस्ट प्लेसेस जितने भी हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है, बढ़िया। तो बुद्धिस्ट सर्किट तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर बना हुआ है, उसी के अंदर जो भी बुद्ध के रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट प्लेस है उनकी कनेक्टिविटी की बात करी गई है। इससे होगा क्या, जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस बनेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक अच्छी मार्केट आ सकती है, ठीक है। तो वो भी तो हमें देखना पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट जाते हैं वहां पर। तो क्या नाम है आपका, स्पेशल फोकस ऑन द डेस्टिनेशन रिलेटेड टू द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, क्योंकि बहुत सारे हमारे हीनयान महायान वाले जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वाले लोग हैं वो इन्हीं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर रहते हैं, तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये सारे पिलग्रिमेज हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, टूरिज्म सेक्टर डेवलप होगा, तो अल्टीमेटली वो फाइनेंस में ही आपको बढ़ावा देगा। नेक्स्ट इज नेशनल जियोस्पेशियल मिशन। ये जियोस्पेशियल मिशन क्या है, जियो टैगिंग बोल सकते हो एक तरीके से। जैसे क्या होता है, आप कहीं पर फोटो खींचते हो और आपके फोन में ऑप्शन होता है ना सेटिंग्स के अंदर जियो टैगिंग का, तो आपको पता चल जाता है कि बंदा कहां पे फोटो खिंचवा के आया है ना, आपको अलग से डालना नहीं पड़ता इंस्टाग्राम के अंदर। तो ऐसे ही जियो स्पेशल मिशन के अंदर क्या बोला गया है कि जैसे घर होते हैं अलग अलग, आप लोगों ने घर बना रखे, तो उसकी जियो टैगिंग की जाएगी कि कितने कोऑर्डिनेट्स कितने सेकंड्स के अंदर इनका कहां पर कितना एरिया है। तो इससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट प्लान करने में आसानी हो जाएगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में आसानी हो जाएगी। अलग अलग जगह के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, तो जितने ज्यादा कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको इंफॉर्मेशन रहेगी कि इतने एरिया में ये है, इतने एरिया में है, ये वाटर रेजिस्टेंस है, यहां पर आप इस तरीके से बचा सकते हो। तो जियो स्पेशल मिशन लाया जा रहा है, जिसमें और प्लस ये आपका हेल्प भी करेगा लैंड रिकॉर्ड्स रखने के लिए। आपको पता चल जाएगा कि किसी एक आदमी के पास कितनी जमीन है कितनी नहीं है, तो वो जियो टैगिंग प्रोसेस होता है। तो इसी को बोला गया है नेशनल जियो स्पेशल मिशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन के अंदर वही मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बात भी करी थी कि हमारे पुराने जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, लगभग बात की जा रही है कि 1 लाख से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स का डिजिटाइज वर्जन जो है वो ऑनलाइन डाला जाएगा, ताकि नॉलेज सिस्टम को और ज्यादा प्रोपेगेट किया जा सके। 1 करोड़ से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट की बात की जा रही है, जो कि कहां जाएगी, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज के अंदर जाएगी। कोई भी इसको एक्सेस करके नॉलेज शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। बाकी म्यूजियम्स के अंदर और जो भी हमारी हेरिटेज साइट्स होती हैं वहां पर जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको भी डेवलप किया जाएगा। एकेडमिक प्रेजेंटेशन दी जाएंगी, बहुत सारे बच्चों को लेके जाओ कि भाई वहां जाके चेक करो क्या चल रहा है। आप जो सब चीजें बुक्स में देखते हो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, वो सब वहां जाके देखने में अलग ही मजा आएगा, तो उसकी बात की जा रही है। तो ज्ञान भारतीय मिशन आपका। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर R&D की मैं स्पेशल बात करूं तो इंडिया के अंदर R&D जो है वो बहुत ही कम है, रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ही कम हमारा बेसिकली कंट्रीब्यूशन है। तो उसी को बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ की बात करी गई है कि प्राइवेट सेक्टर आएगा और प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च की जाएगी। यहां पे नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए आइडियाज को शेयर किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि R&D के अंदर यही होता है, R&D जितना ज्यादा अच्छा होगा किसी देश का, वहां का साइंटिफिक डेवलपमेंट, वहां का इनोवेशन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो पर्टिकुलरली वो आपका स्किल मैनेजमेंट के अंदर ही जा रहा है। इसी के लिए एक डीप टेक फंड भी बनाया जाएगा, ताकि अलग अलग नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप, जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी होती है उनको लेकर नए नए स्टार्टअप्स की बात करी जाए। तो वही R&D पूरा का पूरा। इसके अलावा जीन बैंक बनाया जाएगा एक, जिसमें 10 लाख जर्मोप्लाज्म रखे जाएंगे। ये क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के सीड्स होते हैं जिनके जीन्स में चेंज किया जाता है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो उनकी स्टोरेज की बात करी जा रही है कि नया जिंक बैंक बनाएंगे जिसके अंदर 10 लाख जर्मोप्लाज्म लाइंस टू बी सेटअप,
फॉर द फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। और लास्ट आता है आपका पीएम रिसर्च फेलोशिप। पीएम रिसर्च फेलोशिप मतलब इसी आर&डी सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप के अंदर 10,000 फेलोशिप्स दी जाएंगी अलग अलग एकेडमिक्स वाले लोगों को फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, ताकि वो भी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के अंदर और ज्यादा अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ा सकें। और ये मोस्टली लोग कहां से आएंगे, आपके आईआईटीज और आईआईएससी से आएंगे। नेक्स्ट इज, अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें, देखो एक्सपोर्ट किसी भी देश का जितना भी अच्छा होगा वो देश का जीडीपी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा होगा वो देश। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक बोला है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है और ज्यादा। तो उसके लिए क्या होगा, जो भी आपके कोस्टल एरियाज है वहां पर वेयर हाउस डेवलपमेंट किया जाएगा। बहुत सारा सामान इंडिया के अंदर आ रहा है, इंडिया के से जा रहा है, तो कोस्टल एरियाज में जो वेयर हाउस होते हैं वहां पर प्रॉपर उसका मैनेजमेंट चल सके, उसके लिए है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। नेक्स्ट इज नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी। जीसीसी क्या होता है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। जैसे ग्लोबल लेवल पे अलग अलग जो भी आपके गाइडलाइंस आती हैं, फ्रेमवर्क चलते हैं, अगर उसके बेसिस पर हम एक्सपोर्ट्स को देखें, जो भी हमारे जो भी डेवलप्ड देश हैं उनका एक्सपोर्ट ट्रेडिशन क्या रहा है, अगर हम उसको देखें, उनके फ्रेमवर्क्स को अप्लाई करें इंडिया के अंदर भी, तो वहां से भी हमें फायदा हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ नेशनल फ्रेमवर्क बनाने की बात करी जा रही है, ताकि इंडिया के अंदर भी जो टियर 2 सिटीज हैं उनका भी डेवलपमेंट किया जा सके एक्सपोर्ट्स के मामले में। तो यहां पर जो भी सरकार है वो अपनी नेशनल पॉलिसीज और प्लान्स लेके आएगी, उसके बेसिस पर आपके इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, और ये इंस्टीट्यूशंस 4 अलग अलग चीजों पे ध्यान देंगे। जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, फिस्कल फ्रेमवर्क कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा हमें लगाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर आ रहा है हमारे पास कि नहीं आ रहा है, पब्लिक अवेयर है हमारे इन क्या नाम है सर्विस से, हमारे इन पॉलिसीज से, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट की जो भी अब सामान आ रहा है, जो भी पब्लिक को सामान जा रहा है वो प्रॉपर आपके पास वेयर हाउसेज हैं स्टोर करने के लिए कि नहीं है। तो नेशनल फ्रेमवर्क अप्लाई करने की बात करी जा रही है टियर 2 सिटीज के अंदर। इसके अलावा अब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिसको बोलते हैं भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट इसलिए क्यों बनाया जा रहा है, ताकि यहां पर जितने भी आपके एमएसएमई वाले लोग हैं वो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे, प्लस यहां से जो इंटरनेशनल डिमांड्स आती हैं वहां पर हमारे एमएसएमई वाले लोग भी जुड़ सके। जो टियर 2 सिटीज वाले लोग हैं वो भी एक्सपोर्ट का अपना जितना भी उनका डेटा है वो सारा वहां डालेंगे, तो वहां से पता चलता रहेगा कि इंटरनेशनल में क्या डिमांड आ रही है या अलग अलग नेशन से क्या डिमांड आ रही है। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, इन्हीं टियर 2 सिटीज का जो है प्रमोशन होगा, एक्सपोर्ट्स का बूस्ट मिलेगा उनको। तो उसके लिए भारत ट्रेड नेट है आपका। लास्ट इज वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर एयर कार्गोस। वही बताया मैंने कि आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप सामान को स्टोर कर सको, ढंग से प्रॉपर मैनेज कर सको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं, पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जिनको प्रॉपर कुछ आपको टेम्परेचर्स के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसी के लिए बात करी गई कि उसमें डेवलपमेंट हम करेंगे। अगर फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करें तो एक आई है आपकी ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम, जिसके अंदर क्या होगा, हर एक जो हमारे गांव होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे आपके ग्रुप्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं छोटी छोटी जो भी आपकी चीजें होती हैं, जैसे कोई मैच स्टिक बनाना सीख रहा है, कोई आपका क्या नाम है पतंग बनाना सीख रहा है। तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो अल्टीमेटली इकोनॉमी डेवलपमेंट में काम करते हैं। गांव के अंदर बहुत आपके प्रचलित होते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इनके अंदर क्या किया गया है, इनका स्कोर रखा जाएगा कि ये एसएचजी ग्रुप कैसा काम कर रहा है, प्रॉपर उसके हिसाब से उनको क्रेडिट्स दिए जाएंगे, लोन्स दिए जाएंगे अलग अलग तरीके से, ताकि ये लोग भी अपना बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की डेवलपमेंट हो सके इसके अंदर गांव के अंदर। नेक्स्ट इज एक हमारे पास इंस्टीट्यूशन है जिसको बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नाबफिड बोलते हैं इसको। ये एक नया फंड बनाने जा रहा है जिसको बोलते हैं पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनको कभी कभी पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बॉन्ड्स जो है जनता में देने शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जनता बॉन्ड्स खरीदती है और वो पैसा कंपनी के पास जाता है। तो ऐसे ही जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उनसे जो भी पैसा आएगा उसको लेके एक फंड बनाया जा रहा है जिसको बोलते हैं पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट स्कीम, जिससे अल्टीमेटली रूरल एरियाज के अंदर भी फायदा होगा और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो ग्रामीण स्कोर की हमने बात ही कर ली अभी। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स है ना, इनको भी यूज किया जाएगा रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये आपके इंडियन पोस्ट के अंदर ही आते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपके जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, उसको लेके है ये। नेक्स्ट इज
केवाईसी रजिस्ट्री को दोबारा से अपडेट किया जाएगा। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। जब भी आप सिम खरीदने जाते हो तो वो लाओ अंगूठा लगा दो, तो केवाईसी। जब भी आप बैंक में जाते हो तो कहते हैं कि नहीं पैसे नहीं निकाल सकते, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते जब तक केवाईसी पूरा नहीं होगा। तो नो योर कस्टमर, इससे क्या होगा, आपकी सारी डिटेल सेव रहेंगी, सरकार के पास पूरा डेटा रहेगा, जो भी फाइनेंशियल प्रोसेस के अंदर ट्रांजैक्शन होती है उनमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो इसीलिए केवाईसी जो आपकी रजिस्ट्री है, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, उसको दोबारा से 2025 के अंदर अपडेट करने की बात की जा रही है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफडीआई लिमिट को बढ़ा दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। जो भी अलग अलग कंपनी जो इंश्योरेंस देती हैं, जैसे आप लेते हो बाइक इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ, दुनिया भर के इंश्योरेंस है आपके। इसके अंदर अभी तक जो एफडीआई था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, मतलब जो बाहर से कंपनी आती है और इंडिया के अंदर अपनी कोई कंपनी स्टैब्लिश करना चाहती है, किसी के साथ मर्ज होती है, तो वो अभी तक था 74%। और बहुत टाइम से डिमांड चल रही थी कि इस एफडीआई को इंश्योरेंस सेक्टर में 100% कर दिया जाए। तो फाइनली इस बजट के अंदर 100% कर दिया गया। इससे सबसे पहला जो हमारे लिए फायदा होगा वो तो ये होगा कि एफडीआई होगा इंडिया के अंदर, एफडीआई फॉरेन रिजर्व आएगा। दूसरा, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो अभी तक नहीं आ पा रही थी, जो कहती थी कि नहीं हमें पूरा एफडीआई चाहिए, तो नई नई कंपनीज आ सकती हैं इंडिया वालों को। तीसरा फायदा यह होगा कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होगा। लोग बाग आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस नहीं लेते, लेना जरूरी है, बहुत अच्छा होता है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होगा इंडियन सिटीजन के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है वो, ठीक है। तो एफडीआई लिमिट को बढ़ा के 74% से 100% कर दिया गया है। एंड द लास्ट वन इज टैक्स रिफॉर्म्स, जिसकी सभी वेट कर रहे थे अभी तक कि वो 12% बता दो बस आप, कि 12% मतलब 12 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा कोई। तो टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं कुछ कुछ आपके। इसी के अंदर जो सबसे पहला फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखना क्या, कि सरकार एक नया बिल इंट्रोड्यूस करने जा रही है, और वो अगले हफ्ते या मोस्ट प्रोबेबली अगले मंथ होगा। अभी हमारा जो बिल चलता है, जो इनकम टैक्स बिल है, वो 1961 के अंदर आया था, मतलब 50-60 साल होने को आ रहे हैं, तब से अभी तक हमने उसके अंदर चेंज नहीं करा, तो नए बिल की आवश्यकता है। तो इसीलिए अगले हफ्ते जो है पार्लियामेंट के अंदर नया बिल लाया जाएगा, न्यू इनकम टैक्स बिल। फिर उसके ऊपर देखते हैं, डिबेट एंड डिस्कशन होगी। इससे होता क्या है, डायरेक्ट चेंजेस और इनडायरेक्ट चेंजेस के अंदर टैक्स प्रपोजल को चेंज किया जाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की अगर बात करें, तो जितने भी आपके फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी आपके रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनको किस तरीके से रिफॉर्म्स करने चाहिए, तो हाई लेवल कमिटीज बनाई जाएंगी ताकि रेगुलेशन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, उनको चेक किया जाएगा। एक मैकेनिज्म होता है आपका एफएसडीसी मैकेनिज्म, मतलब फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सब्सिडरी कंपनीज का जो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि आपको किस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर अपने रेगुलेशंस को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। और इसी में एक इंपॉर्टेंट बात करी गई है, जन विश्वास बिल 2.0। ये जन विश्वास बिल 2.0 क्या है? अब जो भी देखो, फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके, बैंकिंग सेक्टर को लेके बहुत सारे आपके पास कानून है। अब उसमें अगर आप कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फेल हो जाते हो, तो फिर उस टाइम पर आपको जेल के अंदर भी डाला जा सकता है, या आपके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट भी लगाई जा सकती है। तो इस जन विश्वास बिल 2.0 के तहत क्या बोला गया है कि 100 प्रोविजंस हम फाइनेंशियल सेक्टर के डीक्रिमिनलाइज कर देंगे। मतलब उनमें अब आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आप कैपिटल जो है पनिशमेंट होगी, वो आपको पैसा, आपका फाइन वाइन जो भी होगा वो लेके आपको छोड़ दिया जाएगा। तो 100 प्रोविजंस को बेसिकली डीक्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, देखो बहुत सारे टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें तो उसके अंदर भी चेंज करने की बात, जैसे जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी में तो खैर डायरेक्टली चेंज नहीं किया जा सकता, बिकॉज उसमें तो स्टेट्स की भी राय पूछनी पड़ेगी, ठीक है। बट इसके अलावा होते हैं जैसे आपके कस्टम टैरिफ्स होते हैं बहुत सारे। तो हमने क्या किया है इस बार, हमने तो क्या मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया है, 7 टैरिफ रेट्स को हटा ही दिया है, रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स। अब इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि हम एक से ज्यादा सेस या सरचार्ज नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले बात ये, सेस या सरचार्ज होता क्या है? देखो, जब टैक्स लेते हो, हाँ टैक्स तो दे रहे हो, टैक्स के ऊपर अगर टैक्स लग जाए तो उसको सेस या सरचार्ज बोलते हैं। इन दोनों में भी बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सेस होता है ये आपका किसी भी पॉलिसीज में यूज किया जा सकता है, बट जो सरचार्ज होता है ये आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर ही लगाया जाता है कि अगर मैं फलाना सरचार्ज ले रहा हूं 0.1% या 0.3%, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में जाएगा। जैसे सपोज जो आपका बिजली का बिल आता है, बिजली के बिल पे आपका सेस लगता है, ठीक है, 0.3% के आसपास लगता है, तो वो है स्वच्छ भारत टैक्स, ठीक है, स्वच्छ भारत टैक्स की वहां से जितना भी पैसा आया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ही लगाएगी। तो ये डिफरेंस होता है टैक्स ऑन टैक्स से, सरचार्ज और सेस। अब होता इसमें मेन जो मुद्दा फंसा पड़ा है वो ये है कि सेस और सरचार्ज जो होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा आता है,
ठीक है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर नहीं करना पड़ता है स्टेट्स के साथ, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर नहीं। तो स्टेट्स इस बात पे बहुत बोलती थी कि यार ऐसे तो आप हर चीज पर सेस और सरचार्ज लेते हो तो अपना रेवेन्यू बढ़ा लेते हो, स्टेट्स के पास आ नहीं पाता। तो इसीलिए ये बोला कि ठीक है, आज के बाद हम एक से ज्यादा सेस या सरचार्ज नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में बात करें तो मेक इन इंडिया डेवलप करना है, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना है, सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करना है, हाँ बिल्कुल करना है। तो फिर भी टीवी तो हम सब बाहर से ही खरीदते हैं, आज भी हम टीवी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एलईडी एलसीडी टीवी के अंदर जो आपके सेल्स यूज किए जाते हैं तो उसके ऊपर टैरिफ हटा देंगे। उससे क्या होगा, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इंडिया के अंदर आएंगे, इंपोर्ट होंगे, तो हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे ना फिर तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करने के लिए इस तरीके की स्कीम लाई जा रही है कि जो भी आपके छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर टैरिफ्स हटा दिए जाएं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया के अंदर लगाई जा सके, चाहे वो टीवी को लेके हो, चाहे टेक्सटाइल्स को लेके हो, चाहे आपके लिथियम आयन बैटरीज को लेके हो, फोन्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, इनके लिए बात की जा रही है कि जो भी इंपोर्ट होगा आइटम, इनके कंपोनेंट, उस पर टैरिफ्स नहीं लगेंगे। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ एमआरओ। एमआरओ मतलब मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशंस। अब आपने कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ली, कभी कोई मशीन खराब हो गई, कभी कुछ पार्ट खराब हो गया, अब वो बाहर से मंगाना है तो उस पर तो बहुत टैक्स लग गया सर, तो क्या करेंगे, तो उसमें भी हम टैरिफ्स को, कस्टम ड्यूटीज को कम करने की कोशिश करेंगे, प्लस अच्छे सामान मंगाएंगे। मतलब हमारे पास पूरी मार्केट है, जहां पर जो बेस्ट हमें देगा हम वो लेने की कोशिश करेंगे, उसके लिए सरकार जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो एमआरओस। लास्ट आता है आपका इसी में एक्सपोर्ट प्रमोशन, जैसे केवल और केवल हैंडीक्राफ्ट्स और लेदर सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए इनको ड्यूटी फ्री इनपुट दिया जाएगा, मतलब इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ताकि यहां पर भी आपका हैंडीक्राफ्ट सेक्टर डेवलप हो सके और लेदर सेक्टर डेवलप हो सके। और ये तो सब वेट ही कर रहे थे कि सर ये बता दो बस 12 लाख वाला, कि 12 लाख आ जाए हमारे पास और कोई भी टैक्स ना लगे। तो पहली बात तो ये 12 लाख नहीं है, ये 12,75,000 है, ये तो और अच्छी बात हुई, है ना। तो अगर 12,75,000 तक की आपकी पूरे साल की पूरी अगर इनकम है तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि है क्या। अगर पिछले टैक्स स्लैब्स की बात करें तो कुछ इस तरीके की हुआ करती थी कि अगर किसी की इनकम 3 लाख रुपए सालाना है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर अच्छा 7 लाख तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही 7 लाख की इनकम आपकी क्रॉस हुई, अगर वो 8 हो गई तो आप टैक्स स्लैब के अंदर आ जाओगे, और जैसे ही आप टैक्स स्लैब के अंदर आ गए तो इससे ऊपर आप टैक्स लगने शुरू हो जाएंगे। जैसे 3 से लेके 6 लाख तक बीच में डिफरेंस आया 3 लाख का, तो इस पे 5% लग जाएगा टैक्स। उसके बाद 6 से लेके 9, अब आपकी कितनी है 8 है, तो 6 7 8 3 लाख बचा, तो 3 लाख पे 10% लग जाएगा। इस तरीके से टैक्स लगाया जाता था। तो जनता के पास ज्यादा पैसा ही नहीं था उस टाइम पर, ठीक है, ज्यादा पैसा जब जनता के पास नहीं होगा तो वो ज्यादा उसकी परचेजिंग पावर बढ़ ही नहीं पाएगी। तो इसी में ये रिफॉर्म किया गया कि इस बार टैक्स स्लैब में क्या किया गया, मतलब ये बिल्कुल ही मतलब क्या नाम है, किसी ने सोचा नहीं था कि 12% मतलब 12 लाख कर दिया जाएगा। मोस्टली जनता के इकोनॉमिक सर्वे भी अभी एक दिन पहले आया था, तो उसके अंदर भी यही बात हो रही थी कि शायद 9 या 10 कर देंगे मैक्सिमम, बट 12 लाख का कर दिया, 12,75,000। तो उसमें क्या देखो किस तरीके से काम करता है ये। अभी ये बोला है कि 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, लेकिन सपोज करो आपकी इनकम है 15 लाख। अगर आपकी इनकम 15 लाख हो गई तो तुरंत के तुरंत आप क्या हो जाओगे, टैक्स स्लैब के अंदर आ गए। तो अब पिछले पे भी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। कैसे, जैसे 4 से लेके 8 लाख तक की जो लिमिट है, डिफरेंस कितना है 4 लाख का, तो 4 लाख पे 5% टैक्स लग गया, 4 लाख पे 5% टैक्स लग गया, ठीक है। उसके बाद जो अगले 4 लाख है 8 से 12 तक के, उस पर 10% का टैक्स लग गया, उस पर 10% टैक्स लग गया। उसके बाद आपकी इनकम तो 15 लाख है, तो 12 13 14 15 बचे कितने 4 लाख, इस पे 4 लाख पे आपका 15% टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। 12,75,000 जो लिमिट बोली गई है, अगर आपकी 12,75,000 तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आपकी उसके लिमिट पार हो गई, अगर 15 हो गया 13 भी हो गया, तो पूरे पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो केवल कैटेगरी वाइज लगता है कि इतने पे 5% लगेगा, इतने पे इतना लगेगा। तो ये रिफॉर्म किया गया है। अब इसमें एक फिगर चेक करो, जैसे पहले क्या होता था, पिछले अगर पिछले साल की बात करें तो जिसकी भी इनकम 15 लाख से ज्यादा थी उस पर 30% टैक्स सीधा सीधा आ जाता था। कि सपोज करो अगर किसी की इनकम 20 लाख रुपए है तो 15 लाख के बाद 5 लाख बचा, तो 5 लाख पे सीधा सीधा 30% तो टैक्स ही चला गया, ठीक है। तो ये तो जनता के पास पैसा बचा ही नहीं। लेकिन यही 15 लाख की लिमिट बढ़ के इस बार कितनी हो गई 24 लाख, ठीक है, 24 लाख लिमिट हो गई। तो अब ज्यादा पैसा आपके पास बचेगा तो ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जनता के पास ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा परचेजिंग पावर बढ़ेगी, अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डेवलपमेंट होगा। तो ये इस बार के बजट के कुछ की हाइलाइट्स पॉइंट्स थे। एक बार कुछ और हाइलाइट्स पे भी देख लेते हैं। जैसे
इस बजट में बताया जाता है कि पैसा कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है और कितना पैसा खर्च होगा। तो जो पैसा सरकार के पास आता है उसका सबसे बड़ा शेयर कहां से आता है? तो 24% इस बार का जो बोला गया है कि इस बार 24% जो है वो बोरोइंग होएगा। जो भी सरकार बाहर से पैसा लेती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेती है, ठीक है, तो जो भी बोरोइंग होती है सरकार की, वहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है, लगभग 24% आएगा इस बार। इसके अलावा 22% पैसा आता है आपका इनकम टैक्स से। आता क्या मतलब, इस बार इन्होंने माना है कि इस बार 22% तक कलेक्ट होगा इनका। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आएगा आपका जीएसटी टैक्सेस 18% से। जितना भी आपका टैक्सेस कलेक्शन होता है वो सारा का सारा 18% बनाता है। और 17% आपका बनाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। जो भी आपकी अलग अलग प्राइवेट एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, यहां से पैसा आता है सरकार को टैक्स के रूप में। लेकिन सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है? बोरोइंग से, जो सबसे ज्यादा पैसा बोरो किया जा रहा है। अब पैसा खर्च कहां का होगा इस साल, इस बार कहां खर्च होगा? तो सबसे ज्यादा जो इस बार चेंजेस देखने को मिले, वो चेंज देखने को मिले कि इस बार स्टेट का शेयर बढ़ाया गया है। स्टेट को इस बार सबसे ज्यादा पैसा दिया जाएगा, 22% पैसा टोटल रेवेन्यू दिया जाएगा। और पहले क्या होता था, इस बार जैसे इस बार इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 20% है। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब कि आपने इतना सारी बोरोइंग करी है, आपके पास जब भी तो पैसा आया, तो बोरोइंग करने के बाद अब आपको उसका इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो हर बार अभी तक क्या होता था कि हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट था ना, ये सबसे ज्यादा होता था खर्चे में, और स्टेट के पास कम जाता था। लेकिन इस बार इस बजट के अंदर क्या चेंज किया है कि आपका स्टेट को ज्यादा दिया जाएगा और इंटरेस्ट पेमेंट जो है 20% करी गई है। इसके अलावा 16% के आसपास आपका जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिनमें हर 100% जो शेयरिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और किसी की नहीं होती। अब इन सेंट्रल सेक्टर स्कीम से आपका डिफेंस को अलग रखा गया और सब्सिडी को अलग रखा गया, इन दोनों का सेपरेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ होती हैं आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का शेयर होता है। एंड मोस्टली केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इनका 60% का रेशियो रहता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है उसका लगभग लगभग 40% का रेशियो रहता है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं उसको। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन भी अलग अलग तरीके की डिवैल्यूएशन बताता है कि आपको कितना और पैसा कहां पर देना, 8% वो है, ठीक है। तो इस तरीके से पैसा कहां जाता है वो कुछ इस ग्राफ में दिखाने की कोशिश करी है। इसके अलावा कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे एक होता है आपका रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कि जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करते हो, ठीक है, तो उसी से सबसे ज्यादा आपकी बेसिकली इनकम जनरेट होती है ना, सबसे ज्यादा इनकम जनरेट उसी से होती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट इस बार माना गया कि लगभग लगभग 34.2 लाख करोड़ के आसपास होगा। कैपिटल रिसिप्ट की अगर बात करें तो ये होती है बोरोइंग, ठीक है, जो भी आपने पैसा लिया है, जो भी आपने पैसा लिया है, तो इस बार मान रहे हैं लगभग लगभग शायद 16.4 लाख करोड़ के आसपास आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स रहेंगी। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जब भी कोई पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंड किया जाता है, तो वो इस बार लगभग लगभग 15.5 लाख करोड़ का माना गया है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आपकी जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उसमें सैलरीज देनी होती हैं, पेंशंस देनी होती हैं बहुत सारी, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी खर्चा होता है वो होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये इस बार लगभग लगभग 39.4 लाख करोड़ के आसपास माना जा रहा है। इसके अलावा एक वर्ड होता है बेटा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जब आपके पास रेवेन्यू कम होता है और आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है। सपोज करो कि आपके 100 रुपए आपका रेवेन्यू है, 100 रुपए आपकी सरकार की तनख्वाह है, और खर्चा आपने 150 का कर दिया, तो वो जो 50 रुपए है वो जो एक्स्ट्रा हुआ वो तो डेफिसिट हो गया ना। तो इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ये 500 रुपए कहीं से बोरो करके लेंगे तो उस तरीके से इसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। अब इसको निकाला कैसे जाता है? किसी भी देश के कॉन्टेक्स्ट में इसको जीडीपी के टर्म्स में निकाला जाता है, जीडीपी के टर्म्स में। तो करेंटली इस बार अभी जैसे जितना ज्यादा इसकी वैल्यू कम होगी उतना ही अच्छा होता है, उतना ही अच्छा जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही ज्यादा देश के लिए बुरा होगा। मतलब आपकी बोरिंग्स बढ़ रही हैं, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल में रखो। इतना तो आपके पास पैसा है भी नहीं जीडीपी में जितना निकाल रहे हो, तो इसकी परसेंटेज जितनी कम रहे उतनी अच्छी है। तो कोविड से पहले लगभग लगभग 3% के ऊपर आने वाला था ये, बट कोविड की वजह से ये लगभग लगभग 8 से 9% तक पहुंच गया। 8 से 9% का फिस्कल डेफिसिट हो गया था, बट उसके बाद से कंटिन्यूअस ग्रोथ ली और आज के टाइम पर ये लगभग लगभग 4.9% के आसपास था। और इस बार इस ईयर के अंदर, इस बजट के अंदर बोला जा रहा है कि इसी को हम 4.4% लेके आएंगे। बहुत ही अच्छी बात है, जितना ज्यादा हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो इस बजट के अंदर लगभग लगभग 4.4% की बात करी गई है कि फिस्कल डेफिसिट यहां पर लेके आएंगे। साथ ही साथ
पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो स्टेट का जो ट्रांसफर है उसको बढ़ाया गया है, स्टेट के अंदर जो फंड्स दिए जाते हैं बढ़ाए गए हैं कंटिन्यूअसली। 2021 में पहले 17 लाख करोड़ था, फिर 18 हुआ, फिर 20 हुआ, 22 हुआ, अब 25.60 लाख करोड़ रुपए। तो इतने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को पैसा दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट इज, अब अगर पूरे बजट के अंदर देखें जो मोटे मोटे हमारे टॉपिक्स हैं उसमें कितना कितना पैसा गया है, तो अगर डिफेंस की बात करें तो लगभग लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की बात करी जा रही है, 4,91,000 करोड़। इसके अलावा अगर रूरल डेवलपमेंट, गांव वाले क्षेत्र में डेवलपमेंट करना हो तो उसके लिए 2,66,000 करोड़ की बात की जा रही है। होम अफेयर्स में 2,33,000 करोड़ की बात की जा रही है। एग्रीकल्चर के अंदर 1,71,000 करोड़ की, एजुकेशन सेक्टर के अंदर 1,28,000 करोड़, हेल्थ के अंदर 98,000 करोड़, अर्बन डेवलपमेंट शहरीकरण के लिए 96,000 करोड़, फिर आईटी टेलीकॉम इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए 95,000 करोड़, इसके अलावा एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 81,000 करोड़ के आसपास, इंडस्ट्री, कमर्शियल, लॉजिस्टिक्स के डेवलपमेंट के लिए 65,000 करोड़, सोशल वेलफेयरिज्म के लिए 60,000 करोड़, एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट को बढ़ाने के लिए, आर&डी वगैरह के लिए लगभग लगभग 55,000 करोड़ की जो है इस बार बजट में अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो मैं मानता हूं एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर थोड़ा और बढ़ाया जा सकता था। वैसे भी जो सबसे पहले जो एजुकेशन कमीशन बना था 66 के आसपास, उन्होंने भी उस टाइम से बोल रहे हैं कि एटलीस्ट एजुकेशन में 6% तो जीडीपी का जाना ही चाहिए, तभी आप डेवलप कर पाओगे। ठीक है, 6% तो एटलीस्ट जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भी अभी एजुकेशन और हेल्थ में थोड़ा और लाया जा सकता है सुधार। ठीक है, बट सबसे ज्यादा यूज किया है वो डिफेंस के अंदर यूज करा है, अराउंड 5 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये तो था पूरा के पूरे हाइलाइट्स हमारे बजट की। अब फटाफट से 10 मिनट के अंदर ये और देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या होता है बजट को पास करने के लिए। जब एक बजट को पास किया जाता है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे वोटिंग होती है, वो सब चीजें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बस 10 मिनट लगेंगे, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। अगर सबसे पहले हम बजट की बात करें तो पहली बात तो जैसे मैं बता चुका हूं कि आर्टिकल नंबर 112 बताता है कि आपके पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इसी को बजट बोलते हैं, लेकिन बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं कर रखा। इट इज अ मैंडेटरी बिल, ये आपको हर साल लाना ही लाना है, इट इज मैंडेटरी। अब जब भारत आजाद नहीं था तो उससे पहले जब ब्रिटिश राज हुआ करता था उस टाइम पर हमारा जनरल बजट और जो रेल बजट हुआ करता था ये कॉमन हुआ करते थे, दोनों साथ में आते थे। लेकिन 1924 में रेल बजट को अलग कर दिया गया। तो उसके लिए एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बन सकती है कि विलियम आर्थवर्क कमेटी आई थी 1920-21 के अंदर, उसी ने रेल बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया। लेकिन रिसेंटली 2020 के अंदर एक और कमेटी बनाई गई जिसको बोलते हैं विवेक देबरॉय कमेटी, और इन्होंने वापस से दोनों को मर्ज कर दिया। तो अब हमारे दोनों बजट दोनों साथ में आते हैं विवेक देबरॉय कमेटी के बेसिस पर। अब अगर बजट प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो प्रिपरेशन तो इनकी अगस्त और सितंबर से ही स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है जिसके अंदर आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स होता है, उसी के अंदर एक डिवीजन होती है जिसको बोलते हैं बजट डिवीजन। वो क्या करती है, वो एक पर्चा छापती है जिसको बोलते हैं बजट सर्कुलर, और यही बजट सर्कुलर को हमारे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, उन सबके पास भेजा जाता है और उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ आपको अगले साल के लिए कितना पैसा चाहिए, आपकी क्या ग्रांट्स हैं और क्यों क्यों चाहिए आपको वो पैसा। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो हमारे सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट से लगभग लगभग 107 109 के आसपास है, यहां से उनको सबकी ग्रांट्स आती हैं। ठीक है, कि हमें इतना पैसा चाहिए ये करना है, हमें इतना पैसा चाहिए ये करना है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये भी चेक करती है कि पिछले साल इन लोगों ने कितनी डिमांड मांगी थी, क्या उसका सही से यूज किया गया, क्या नहीं किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट लोकसभा के अंदर अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट भी मंगाया जाएगा, जो भी लोग, क्योंकि अगर आपको कोई भी खर्चा करना होता है तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट अप्रूवल रिक्वायरमेंट होती है, तो पार्लियामेंट से भी स्टेटमेंट्स मंगाई जाती हैं कि कितना पैसा अलॉट किया गया, कितना पैसा नहीं किया गया। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर जितना भी पैसा दिया जा रहा है, सब्सिडीज के अंदर जितना भी पैसा दिया जा रहा है, उन सबकी इंफॉर्मेशन ली जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स और इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान में रखा जाता है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, साथ ही साथ टैक्स प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट की इस बार टैक्स प्रपोजल क्या रहेंगे, ठीक है, तो इन सब चीजों को मिला के फिर फाइनली आपका जो है बजट का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। लेकिन ये तो सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर हुए, बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसमैन भी तो हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भारत के अंदर, तो उनके साथ भी मीटिंग्स करी जाती हैं। जैसे कौन कौन लोग हो सकते हैं, आपके बिजनेस हाउसेज हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, आपके मीडिया पर्सनल्स हो गए हैं, सिविलियन ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग एनजीओज होते हैं, आपके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से आपको रिफॉर्म्स करने चाहिए फाइनेंस के अंदर। तो होता क्या है, प्री बजटिंग मीटिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी सितंबर अक्टूबर में। पहले सर्कुलर निकाला, फिर इनके पास सारा डेटा आया,
उसके बाद क्या करेंगे, ये मीटिंग्स करना स्टार्ट करेंगे इन्हीं सब लोगों से। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के जो लोग होते हैं वो मीटिंग करा करेंगे इनसे, और वो एक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि आप क्या देखते हो देश के अंदर, अगले साल आप क्या चाहते हो देश के अंदर, क्या क्या देश की जरूरतें हैं। उसके बाद क्या होता है, जनवरी तक आते आते फाइनेंस मिनिस्टर को ये सारी की सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं और ये उनको भेज देती है कैबिनेट के पास, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है उनके पास चला जाता है। फाइनल बजट प्रपोजल जो होता है वो भेजा जाता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, और फिर फाइनली वही सेक्रेटरी जनरल जो है प्रेसिडेंट से साथ कांटेक्ट करेगा और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से भी पूछेगा कि भैया 1 तारीख को आप रेडी हो देने के लिए। तो ये सब बीच में बातें चलती रहती हैं। अब जैसे ही 1 फरवरी आएगा तो पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है, प्रायर रिकमेंडेशन इज नेसेसरी। तो पहले प्रेसिडेंट से मिलेंगे, वहां से रिकमेंडेशन लेंगे, तब फाइनली क्या होगा, आपका बजट जो है वो पेश किया जाता है लोकसभा के अंदर। लेकिन इन बिटवीन का जो ये समय होता है 1 फरवरी से पहले अगर सब कुछ हो गया, ठीक है, तो जितने भी ऑफिशियल्स हुआ करते हैं जिन्होंने बजट प्रिपरेशन में हेल्प करी है, ठीक है, इन सभी लोगों को एक बेसिकली रूम के अंदर इनको रख दिया जाएगा ताकि इनका बाहर से कोई भी कांटेक्ट ना हो सके, क्योंकि सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की अलग अलग यूनिट्स जो है वो रहती हैं, इनका बाहर से किसी के साथ कांटेक्ट ना हो। और फिर आखिरी दिन क्या, 1 हफ्ते पहले क्या होता है, हलवा सेरेमनी की जाती है, जिसमें जितने भी आपके ऑफिशियल्स हुआ करते थे उन सभी को हलवा खिलाती हैं फाइनेंस मिनिस्टर जी। और फिर फाइनली जो बजट है वो तैयार है, किस चीज के लिए, लोकसभा के अंदर टेबल होने के लिए। नाउ बजट इज रेडी फॉर टू बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा। अब जैसे ही लोकसभा के अंदर टेबल होएगा ये बजट, तुरंत के तुरंत 5 स्टेप्स के अंदर होगा ये। सबसे पहले स्टेज की बात करें अगर, तो इंट्रोडक्शन इन लोकसभा, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द बजट, लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ऑब्वियसली उसकी एक्सक्लूसिव पावर है ये, ठीक है। और सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करी जाएंगे, एक जनरल डिस्कशन किया जाएगा 3 से 4 दिन तक की क्या क्या पॉलिसीज की बात की जा रही है, जो भी हमारी स्कीम्स चल रही हैं या जितने भी ग्रांट्स आई हैं उनके लिए क्या क्या बात की, तो एक जनरल डिस्कशन चलता है यहां पर। कोई ऐसा नहीं है कि डिबेट एंड डिस्कशन करके आज ही पास कर देंगे, नहीं, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म किया जा सकता है। जैसे आप देखते हो ना लोकसभा राज्यसभा चैनल पर आता रहता है कि हम इस बात की निंदा करते हैं और फिर कटाक्ष मारा जाता है एक दूसरे के ऊपर, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म अलाउड होता है कि तुमने तो उसमें ये बोला था, हमने तो इसमें ये कर दिया, तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म इज अलाउड, ठीक है। इसके अलावा एक एक कॉपी बेटा सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को, मीडिया पर्सनल्स वगैरह को भेजी जाती है। सेम यही स्टेप होता है राज्यसभा के अंदर भी। और जैसे ही ये 3-4 दिन खत्म होंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर फाइनली अपने क्लोजिंग आर्गुमेंट्स देंगी उन्हीं सारे पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म का जवाब देते हुए अब फाइनली जो आपका बजट सेशन है वो 3 से 4 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं स्टेज नंबर 2 पर। अब स्टेज नंबर 2 के अंदर क्या होता है, एक अलग, हमारे पास अलग से कमिटीज बनाई जाती हैं जिनको बोलते हैं डीआरएससी, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, ठीक है। अगर आज के टाइम पर बात करें तो भारत के अंदर मतलब इस बजट डिस्कशन के लिए 24 डीआरएससी कमिटीज होती हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट पे डिबेट एंड डिस्कशन करती हैं। इनमें हमारी स्टैटिक जीके या पॉलिटी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट आता है कि डीआरएससी के अंदर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो दोनों ही सभा से लिए जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही जो मेंबर्स होते हैं वो इन डीआरएससी के मेंबर होते हैं। इनिशियली केवल 3 डीआरएससी सेटअप करी गई थी, लेकिन जब इसका फायदा अच्छा देखने को मिला तो फुल फ्लैश 24 डीआरएससी आज के टाइम पर है हमारे पास, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर, इनकी कंपोजिशन के बारे में बात की जाती है कि एक कमेटी, एक डीआरएससी के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होंगे, तो 31 मेंबर्स होंगे, 31 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 21 आएंगे लोकसभा से और 10 आएंगे राज्यसभा से, 10 आएंगे राज्यसभा से। तो वो जो 3-4 हफ्तों का जो बीच में गैप था ना, वो इसी के लिए है, यहीं पर वो डिस्कशन चलती है। और ये जो मेंबर्स हैं इनका टेनर 1 साल का होता है किसी भी एक कमेटी के अंदर जाने के लिए, बाकी ये री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल है। अगर दूसरी कमेटी के अंदर जाना हो तो अगले साल बिल्कुल एलिजिबल है ये लोग जाने के लिए, ठीक है। नाउ अब आते हैं आपके स्टेप 3 पर। स्टेप 3 के अंदर क्या है, जो भी सारी अलग अलग डिमांड्स आई थी अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से, उनको फाइनली स्पीकर साहब लेके आते हैं कि लो भैया मोशन आ गया है। मोशन मतलब कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस पे डिबेट एंड डिस्कशन वगैरह करेंगे। तो अब यहां पर जो ऑपोजिशन है वो बात करेगा। अच्छा, अगर यहां पर किसी भी चीज में, अगर किसी भी चीज में कोई भी कट मोशन अगर एक्टिव, कट मोशन बेसिकली होता है, ये प्रूव कर देता है अगर कोई बजट इनेक्टिंग के प्रोसेस में, ठीक है, बजट को पास कराने के प्रोसेस में अगर एक भी कट मोशन पास हो जाता है अपोजिशन की तरफ से, तो मतलब ये समझ लो कि सरकार मेजॉरिटी में नहीं है। सरकार मेजॉरिटी में नहीं है तो मतलब उसी टाइम सरकार गिर जाएगी, तो नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो
जब आपका स्टेज 3 आएगा, यहां पर अपोजिशन क्या करेगा, बेसिकली बातचीत करेगा कि अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पिछले साल इतने रुपए मांगे थे, उसमें से कितने खर्च हुए, कितने जेट आए, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, हर चीज के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो अगर यहां पर एक भी कट मोशन मतलब आपका पास हो गया तो फिर खत्म मामला। ठीक है, इन्हीं में कुछ कुछ अलग है। जैसे एक होता है आपका इकोनॉमी कट मोशन, जैसे हमने आपको पिछले साल इतने रुपए दिए थे इस काम के लिए, आप वो कर नहीं पाए, तो इस साल हम आपको पूरी आपकी ग्रांट नहीं देंगे, कम देंगे। या पिछले साल आपको जितना पैसा दिया था आपने उसको यूज नहीं करा, तो कभी कभी सिंपल 1 रुपया देके, बस ग्रांट का 1 रुपया देके उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कट मोशन। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे बस, ठीक है, वो पॉलिटी के सब्जेक्ट है तो वहां देखते हैं उस चीज को। स्टेप 3 के अंदर आपका यही सारे मोशंस को पास कराया जाएगा। उसके बाद आते हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 के अंदर अब क्या होगा, पूरा का पूरा दोबारा रिवाइज करके डिबेट एंड डिस्कशन किया जाएगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फाइनल ग्रांट्स अमेंडमेंट लाया जाएगा कि अच्छा 2 लाख मांगे थे, नहीं 1.5 देंगे, अच्छा 2.5 मांगे थे, ये 6 ले लो। ठीक है, तो नए बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, जिसके अंदर आपके फाइनल अमाउंट्स लिख दिए जाएंगे सारे, और इसी बिल को स्ट्रेट फॉरवर्डली पास कर दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले तो सारा डीआरएससी वालों ने आपस में कर ही लिया है ना, वहां पे तो सारे अपोजिशन के लोग भी हैं और सरकार के लोग भी हैं वहां। तो डीआरएससी कमिटीज ऑलरेडी वहां पर अपना डिबेट एंड डिस्कशन करके ही तो पॉलिसी लेके आई है। फाइनली स्पीकर साहब सर्टिफाई करेंगे कि ये एक मनी बिल है। यही आपका आर्टिकल नंबर 108। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पावर होती है केवल और केवल स्पीकर ऑफ द लोकसभा की कि कौन सा बिल मनी बिल होगा और कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा। तो यहां पर फिर स्पीकर साहब सर्टिफाई करेंगे दैट एप्रोप्रिएशन बिल इज द मनी बिल, और इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा राज्यसभा को। अब राज्यसभा इस पे अपनी कुछ रिकमेंडेशन दे भी सकती है, और वो जो रिकमेंडेशन होती है वो नॉन बाइंडिंग नेचर की होती है। ठीक है, कि लोकसभा उसको मान भी ले और ना भी माने तो जरूरी नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मनी बिल इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा ओनली। खैर 14 दिन का वो टाइम पीरियड होता है, अगर उस टाइम पे लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो ऑटोमेटिकली उसको पास मान लिया जाएगा। जैसे ही ये अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर फिर फाइनल पास करके इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करेंगे, और साइन करने के बाद जितने भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज थी, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, अब वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं। अब निकाल सकते हैं कि हमारी ये ग्रांट थी इस चीज के लिए, अब निकाल लो पैसा। तो अप्रोप्रिएशन बिल बहुत जरूरी है अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है। उसके बाद लास्ट स्टेज आती है आपकी स्टेज नंबर 4, जिसमें फाइनली बिल को पास कर दिया जाएगा। टैक्स प्रपोजल जितने भी नए थे उनको पास कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली उस पर प्रेसिडेंट साहब अपना साइन करेंगे, एसेंट देंगे। अब जो सरकार है वो जनता से टैक्स ले सकेगी। ठीक है, फाइनल जो प्रपोजल आएगा, न्यू टैक्स प्रपोजल, कि इस साल के लिए ये टैक्स लगाया जाएगा, ये टैक्स में कमी होगी, ये टैक्स में बढ़ावा होगा। अब जैसे ही ये फाइनल बिल पास होगा तो अब पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी कि ठीक है, अब सिटीजन लोग जो है वो क्या नाम है टैक्स लेंगे, और यही टैक्स कहां जाएगा, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाएगा, वहीं अप्रोप्रिएशन बिल से वो पैसा निकाल लिया जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। अब इसी के अंदर कुछ कुछ और बातें होती हैं, जैसे कभी कभी पूरा का पूरा बजट पास करने के बाद भी ना कुछ स्मॉल चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कभी कभी तो अगर वो छोटे चेंजेस हैं तब तो नॉर्मल उनको बिल बना के आप पास कर सकते हो, लेकिन अगर आप ज्यादा बड़ा कोई चेंज कर रहे हो तो पूरे बिल का प्रोसेस, पूरे बजट का प्रोसेस आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर दोबारा से ऐसा कुछ होता है। ऐसे ही इसमें कॉन्सेप्ट होता है वोट ऑफ अकाउंट का। वोट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि भाई जैसे अभी तो 1 फरवरी को आ गया ना, 1 फरवरी को हमने नया अपना ले आए बजट। अब लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो बीच में ये जो 2 महीने की जो सैलरी है, 2 महीने का जो खर्चा है पूरा सरकार का, ये कैसे होगा, उसी के लिए वोट ऑफ अकाउंट निकाला जाता है। ठीक है, कि पहले ही हम अपना पूरे वोट ऑफ अकाउंट में 1/6 ऑफ द टोटल ग्रांट, जितनी भी हमारे पास टोटल ग्रांट है उसमें 1/6 निकाल लेंगे, ताकि इन 2 महीनों में लोगों की सैलरी और पेंशन चलता रहे, और फिर 1 अप्रैल से जो नए रिफॉर्म्स हैं, जो नए टैक्स नॉर्म्स हैं, वो लागू हो जाएं। तो इसी को बोलते हैं वोट ऑफ अकाउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी आपका इंटरिम बजट भी लाया जाता है। तो जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो वहां पर सरकार पार्टी में बने रहने के लिए तो नई नई पॉलिसीज बोल देगी कि ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये दे देंगे वो दे देंगे। तो ऐसे तो क्या हुआ, तुमने जनता को लुभा लिया। तो इसीलिए जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो उससे पहले एक छोटा बजट निकाला जाता है, इंटरिम बजट। ठीक है, उसके बाद जब इलेक्शन के बाद जब नई सरकार चुन के आएगी तो अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा नया बिल दोबारा पास करेगी, जो ओरिजिनल हमारा बजट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा बजट इनेक्टमेंट का हमारी पार्लियामेंट के अंदर। और इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन देखने को मिली होगी, किस तरीके से स्टैटिक्स के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, स्टैटिक हमारी एम लक्ष्मीकांत के साथ बजट वाले टॉपिक को, वो हमने इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करी है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे वीडियो आती रहेंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।